Hello students, welcome to the next session. Today we are discussing about the techniques of the scientific management. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ कुछ टेक्निक्स भी डेवलप किए थे बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एट हिज वर्क प्लेस. देखो साइंटिफिक है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजिंग हुआ होगा. ऐसा थोड़ी है कि टेलर एक रात सोए और उनको सपना आया और उन्होंने डेवलप कर दिया. नहीं, उन्होंने अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड जो उसका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे ये सारे टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप किए. So let's discuss the techniques of scientific management. So the first one is the functional foremanship. देखो foremanship का मतलब क्या होता है? एक सुपरवाइज़र या कहा जाए कि जो सब चीज़ों को सुपरवाइज करता है. तो इस टेक्निक के हिसाब से या इस टेक्निक के हिसाब से उन्होंने क्या कहा था कि जो मैनेजर है वो सारे काम नहीं कर सकता. वो प्रोडक्शन को भी फोकस करे, वो प्लानिंग को भी फोकस करे, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर वो प्लानिंग को फोकस करेगा तो उस टाइम पे प्रोडक्शन रह जाएगा और प्रोडक्शन को फोकस करेगा तो उस टाइम पे प्लानिंग रह जाएगा. तो उस टाइम पे टेलर ने क्या कहा कि दो सुपरवाइज़र होने चाहिए जो एक प्रोडक्शन को देखे, एक प्लानिंग इंचार्ज हो. मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन इंचार्ज जो है ही विल मेनली फोकस विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, whereas the planning in charge is mainly focused with the planning activities. ठीक है, तो इन दोनों से बेनिफिट क्या होगा कि इससे जो है वो इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी ऑफ द फोरमैन. मतलब जैसे प्लानिंग वाला होगा वो अपने प्लानिंग के काम में बिजी रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन से. एंड प्रोडक्शन वाला किस में बिजी रहेगा? प्रोडक्शन में. उसको कोई मतलब नहीं है प्लानिंग से. ठीक है. सो इन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो पॉसिबल ही नहीं है या पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए उन्हें 4 लोगों की एक और टीम उनको अलॉट कर दी. जो ये लोग जो हैं ये किसको ऑर्डर देंगे? तो ये वर्कर्स को ऑर्डर्स देंगे. ठीक है. देखो ये जो है जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उसके नीचे जो ये 4 सुपरवाइजर्स हैं वो एक्चुअली वर्कर्स को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इनका काम है जो हम आगे डिस्कस करेंगे भी, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे. तो हम अगर देखें तो मैनेजर के नीचे 2 इंचार्ज एंड 2 इंचार्ज के नीचे 4 सुपरवाइज़र और यानी टोटल 8 लोगों की टीम जो है वो फंक्शन करेगी फंक्शनल फोरमैनशिप में. सो लेट्स डिस्कस कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर या प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं. सो पहला जो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर इंचार्ज आता है दैट इज़ कॉल्ड द रूट क्लर्क. फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब, आइदर इट इज़ अ मैकेनिकल और द मैनुअल जॉब. मतलब जो भी टास्क है या जो भी काम है उसके लिए एक स्टेप्स को स्टैब्लिश करना कि जो भी फंक्शन है या जो भी काम है वो इस पर्टिकुलर स्टेप्स में ही कंप्लीट होंगे, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल कि आप बोलो कि ये वाला काम मैं पहले कर लूँ, 3rd नंबर का काम मैं पहले कर लूँ, तो नहीं, पहले आपको 1 नंबर का काम करना है, देन 2 नंबर का, देन 3rd एंड देन उसके बाद 4th स्टेप पे आप जाओगे. आप अपने हिसाब से सीक्वेंस नहीं रख सकते हो, क्योंकि देखो टेलर्स ने जो टेक्निक्स दिए थे दे वर साइंटिफिकली एनालाइज एंड एक्सपेरिमेंट आर डन, देन दिस प्रिंसिपल्स आर ड्राइव. सो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. देन आपका जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है दैट इज़ गिव यू द फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी आउट द जॉब एंड इन ए स्पेसिफिक मैनर. मीन्स इसका काम क्या है कि वो आपको इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन देता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब इन अ पर्टिकुलर वे. वो जिस हिसाब से आपको बोलेगा उसी हिसाब से आपको क्या है काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. द नेक्स्ट वन इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. सो इसका काम क्या है? सो दिस फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन ऑफ द जॉब. मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? तो टाइम क्लर्क. और कॉस्ट का भी मतलब यही है कि किसी भी काम को करने के लिए कितने कॉस्ट या कहा जाए कि क्या एक्सपेंसेस आने चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? तो आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें मेंटेन कर रहा है, एक आपका टाइमिंग और दूसरा आपका
कॉस्ट किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में, शुरू से लेके अंत तक किसी भी फंक्शन को या टास्क को कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगा या कहें कितना टाइम यू हैव टेकन, एंड द एक्सपेंसेस यू हैव मेड टू कंप्लीट दैट टास्क, एंड डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एंड ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली। मतलब आप अपने स्पोर्ट्स टीचर का एग्जांपल ले सकते हो जो आपको लॉबी में सिस्टमेटिकली वॉक करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, जैसे तुम हाथ में हाथ डाल के चलते रहते हो, कंधे पे एक दूसरे के हाथ डाल के चलते रहते हो। तो यहाँ पे डिसिप्लिन सुपरवाइज़र का काम क्या है कि वो चेक करता है कि जो भी काम है वो ऑर्डर के हिसाब से और सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म हो रहे कि नहीं, ठीक है। इन द प्रोडक्शन इंचार्ज, अगर हम प्रोडक्शन इंचार्जेस की बात करें तो हमारे पास फिर से 4 लोग हैं। तो पहला जो है वो कौन सा है, स्पीड बॉस। दिस फॉरमैन एश्योर्स द टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ जॉब। मतलब ये क्या इंश्योर करता है कि जो काम आपको दिया गया है दैट शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, बट टाइम पे आप उसको कंप्लीट कर रहे हो। दूसरा है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है, ही अरेंज ऑल द मशीन्स एंड टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। मतलब उसका काम ये है कि वर्कर्स के पास सारे मशीन्स एंड टूल्स जो हैं वो अवेलेबल रहे ताकि जो फंक्शन है या जो भी जॉब वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने में उनको प्रॉब्लम ना आए। दूसरा है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि ही इंश्योर्स दैट द मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। मतलब जो भी मशीन पे वर्कर्स काम करें या जो भी टूल्स उनके पास हैं दे आर इन वर्किंग कंडीशंस। अगर कोई टूल टूट गया है तो उसको रिप्लेस करना या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको रिपेयर करके वर्कर्स को काम करने के लिए दे देना। लास्ट वन इज इंस्पेक्टर, सो कीप्स द चेक ऑन द क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्वालिटी चेकिंग करने का काम करता है किसके ऊपर, आउटपुट। मतलब जो प्रोडक्शन वर्क हुआ वो क्वालिटी उसकी अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क है कि नहीं, तो उसका काम कौन करता है, तो वो काम करता है इंस्पेक्टर। सो जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। सो पहला जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो ये स्टैंडर्डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। डोमिनोज़ में चले जाओ, डोमिनोज़ में आप चाहे अहमदाबाद में पिज़्ज़ा खाओ, दिल्ली में पिज़्ज़ा खाओ, बॉम्बे में पिज़्ज़ा खाओ, अगर उसका मेनू सेम होता है प्लस उसके पिज़्ज़ा का टेस्ट भी सेम होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है वो हमेशा सेम रहता है। पिज़्ज़ा का साइज़, पिज़्ज़ा में कौन सी क्वांटिटी यूज़ होगी, कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी, क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज की हुई हैं। मतलब एक सेटिंग है भाई, मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है, उसका लेंथ, उसका डायामीटर इतना होना चाहिए, तो वो हर स्टोर में उसी साइज़ का मिलेगा। उस पर 15 पनीर के पीसेस होने चाहिए तो 15 पनीर के पीसेस ही मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट की हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि बिज़नेस के अंदर चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो आउटपुट हो, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। तो क्या होगा कि एक यूनिकनेस या कहा जाए तो एक काम को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, और प्लस आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा। प्लस इसमें मैन और मशीन जो है दोनों एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर काम करेंगी। सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि एक बेंचमार्क को सेट कर देना। हम अगर किसी काम को करने के लिए 10 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हर वर्कर उतना ही यूज़ करेगा, और उस 10 रॉ मटेरियल में से हम 3 यूनिट बना रहे हैं तो हर वर्कर उसमें से 3 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो क्वालिटी मेंटेन करनी है। जैसे दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन इज गिवन द लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, फिक्स टाइप, शेप, साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो फिक्स टाइप, साइज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। मतलब अगर आप कहीं पे भी पिज़्ज़ा खाओ आपको सेम फीलिंग ही आएगी, आपको अलग फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हर वर्कर को वहाँ पे, हर कुक को उस हिसाब से ही ट्रेन किया जाता है, उसको उसी हिसाब से बनाने के लिए सिखाया जाता है। इस्टेब्लिशिंग द इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स एंड प्रोडक्ट।
जनरली ये आपके में नहीं आता है, बट ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि जो आप प्रोडक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो या कोई पार्ट्स अगर आप प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो उसकी जो एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा तो उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। द एस्टैब्लिश ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी, जब आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो कहीं पे भी जाके, तो आपका वही टेस्ट रहेगा, वही क्वालिटी रहेगी, ठीक है, वही चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो वो जो एक एक्सीलेंस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब अगर आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो वो उसी एक ही क्वालिटी का आप परचेस कर रहे हो, तो उस वजह से वो हर जगह सप्लाई हो रहा है। टू स्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मैन एंड मशीन, मतलब इतने टाइम में वो स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी जॉब जो है वो इट्स लिमिटेड टाइम में हो जाना चाहिए, या दैट शुड बी परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो वो सेट होने की वजह से मैन एंड मशीन दोनों के लिए वो स्टैंडर्ड फिक्स रहता है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशंस का मतलब क्या है कि एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। मीन्स देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट लाइन में आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखते हो तो उस वजह से क्या होगा, आपका कॉस्ट एंड लेबर चार्जेस दोनों बढ़ेंगे, प्लस आपको मशीन्स एंड टूल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे केचप का, तो केचप में अगर आप देखो तो आपको एक फ़िक्स साइज़ में ही ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 1 kg का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, दिस इज़ 950 ग्राम आई थिंक, एंड दिस वन इज़ फॉर 450 ग्राम, एंड दिस इज़ फॉर 15 रुपीज़ पिचकू जो आता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिक्स्ड है। इसके अलावा आप बोलो कि मुझे 730 ग्राम का चाहिए तो नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द स्टैंडर्ड टू फिक्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कोई ही रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली अगर आप ये किसान का है, अगर आप मैगी के भी केचप पैकेट्स देखोगे तो वो इसी स्टैंडर्ड्स में ही अवेलेबल है, 200 ग्राम, 500 ग्राम एंड 1 kg। सो ये अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, उसको रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को ख़त्म कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं रख रहे हो, आप सिंपल कुछ प्रोडक्ट्स लाइन को मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग ही आप बना रहे हो।